So students, today we'll start with वंडर वॉल रेडियाई। ये वर्ड आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई ये सब कर लिया था। अब देखो वंडर वॉल रेडियाई एक थोड़ा सा हट के कंसेप्ट है। वर्ड भी आप पहली बार सुन रहे होंगे +1 में आकर के। अब हम पहले वर्ड वंडर वॉल रेडियाई को स्टार्ट करें, इससे पहले वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे हमने बात की थी कोवलेंट रेडियाई, तो वहाँ पर क्या था, कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने बात की आयोनिक रेडियाई की, तो वहाँ पर आ गया था आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर वंडर वॉल रेडियाई का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स, दो एटम या दो स्पीसीज के बीच में वंडर वॉल रेडियाई रहा होगा। अब ये वंडर वॉल रेडियाई क्या है पता है आपको? कोवलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन। बट व्हाट इज़ वंडर वॉल? अब बचा भी क्या है? शेयरिंग भी हो गई, लूज गेन भी हो गया, तो इसके अलावा क्या बचा हुआ है? तो देखो आप, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपको NaCl है, ये आयोनिक कंपाउंड है। इसमें क्या होगा? सोडियम, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 2 8 1, 11 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7 हो गए। अब क्या होगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने से क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे हो गए, और वो एक इसने गेन कर लिया, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन करने का मतलब आता है समझ कि वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2 का, CO2 इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस ऑक्सीजन से, 2 शेयर किए इससे, कितने हो गए? 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो ही जाएगा, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। 4 बचे हुए हैं, उसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, यू नो वेल। ठीक, 10th क्लास तक का टॉपिक है ये। तो अब यहाँ ये बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन या शेयर इसलिए हुए हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट वंडर वॉल में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आएगा। देखो, अगर हम इनर्ट गैसेस को लें, जैसे कि हीलियम हो जाए, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन, ये सब नोबल गैसेस हैं, एंड वी नो इन सब का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ऑल्दो हीलियम में 2 ही हैं, तो 2 ही होते हैं, लास्ट इसका कंप्लीट फिल है। नियोन के लास्ट में 8, आर्गन के भी 8, क्रिप्टन का भी 8 और जीनोन का भी 8। सबका अपना अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके आउटर में 2 हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 ही होते हैं। तो मीन्स इनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में हैं। अब यहाँ थोड़ा आप अपने आप को लाओ इमेजिनेशन में। देखो, इफ़ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, अगर आप सॉलिड लिक्विड को डिफ्रेंशिएट करो, तो जितना भी आप तक आपने पढ़ा है, 9th क्लास में था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें था कि जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? सॉलिड। उससे कम अट्रैक्शन है लिक्विड, उससे भी कम वीक अट्रैक्शन है तो गैस। मीन्स अभी मैं यहाँ बात करता हूँ लिक्विड और गैस की, तो लिक्विड और गैस में से गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और जो लिक्विड है इसका स्ट्रोंगर होगा, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होगा एज कंपेयर टू द गैस। अब अभी तक शायद आपको मालूम ना हो या कभी ध्यान ना दिया हो इस चीज़ के ऊपर, बट ये जो इनर्ट गैसेस हैं इनको हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो यू नो, बट थोड़ा कभी ध्यान नहीं गया होगा इस बात की तरफ। इन गैसेस को भी हम कंप्रेस करके, मीन्स टेम्परेचर लो करके और प्रेशर बढ़ा करके, इस गैस को, इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, अगर आपने एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया,
इसका मतलब पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो आई होगी, तभी तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। मीन्स जब पार्टिकल नज़दीक आए उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर डेवलप हुआ होगा, और उसी फोर्स को बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स उस फोर्स से जुड़े हुए हों उन्हें बोलते हैं वंडर वॉल रेडियाई। ऑल्दो ये टॉपिक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीन्स 5th चैप्टर में आएगा, बट मैं इसको डिटेल में यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इन दैट चैप्टर मैं उसको उतना डिटेल में नहीं लूँगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। सो एक बार पूरा ही समझ लो कि ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्यों डेवलप होता है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा बीच में फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका एटम है आर्गन का और ये भी आर्गन का एटम है, ठीक है। अब ये गैसेस हैं, फिर इनको आप सभी एटम्स को नज़दीक ले आए बाय द कंप्रेशन। तो होता देखो क्या है, पता है हमें इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। देखो आप इसमें ये नहीं कि मैं 8 बनाऊंगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हैं चलते रहेंगे, तो उसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, ठीक है, ये चलते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन की स्पीड अबाउट लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो ये बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो गई। अब ऑल्दो इसका रीज़न अभी मालूम नहीं है, सो विल राइट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट क्यों होता है ये पता नहीं है। होता है वो क्या कि किसी भी एक एटम में, ऑल्दो यहाँ पर सैंपल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, मिलियन बिलियंस, बट मैं यहाँ 2 पे फोकस कर रहा हूँ। उनमें अब इन 2 एटम में से किसी एक एटम के अंदर ना क्या होगा, बाय चांस किसी भी समय, और ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अनसिमेट्रिक हो जाएगी। अनसिमेट्रिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जैसे यहाँ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मान लेते हैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इसका मतलब है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इस तरफ फालतू मूव कर रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है 1-2 बार यहाँ भी आए, बट मैक्सिमम टाइम वो इस तरफ मूव कर रहे हैं एक साइड पर। अब क्या हुआ, इस तरीके से एटम के अंदर 2 चार्ज डेवलप हो गए। वी नो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन फालतू घूम रहे हैं वो साइड क्या बन जाएगी, डेल्टा नेगेटिव, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम गए हैं या नहीं गए वहाँ क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के रिलेशन में होंगे। अगर एक एंड नेगेटिव है तो दूसरा एंड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही अब देखो जरा ध्यान दो, इधर नेगेटिव डेवलप हुआ, इधर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने आसपास के जो एटम है, मान लो इसके आसपास सामने एटम ये है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव। अब इस एटम में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। अब मान लो इसके आगे और एटम हुआ तो फिर क्या होगा, वो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फ़र्क ले आएगा। वो कैसे, ये नेगेटिव वाले इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव, यहाँ क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं इससे आगे बात करूँ तो ये नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और ऑल्दो ये अट्रैक्शन बहुत वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एक अट्रैक्शन डेवलप हुई है और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और होगा क्या, ये टेम्परेरी होंगी, कभी किसी एटम में, कभी दूसरे एटम में, कभी तीसरे एटम में, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम है, ये लगातार ट्रांसफ़र होती रहेगी। और अब मैं अगर आपको इसका प्रैक्टिकल या जो ऐसा यूज़ जो आप करते हो लाइफ में, बट एज ए स्टूडेंट किया हुआ कभी ना कभी अगर जैसे आप स्केल लिया और हेयर पर ज़ोर से रब किया और उसके बाद उससे आपने उठा लिए कोई भी पेपर के स्मॉल पीसीस, ऐसा होता है। इसका रीज़न ये फोर्स ही होता है। जब आपने
कॉम को बहुत ज़ोर से हेयर से रब किया तो कॉम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, आइदर दैट साइड और अदर साइड। अब उससे क्या हुआ, कॉम के अंदर चार्ज डेवलप हो गया। अब जो सरफेस, मान लो ये सरफेस है, इस पर नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव क्या करेगा, पेपर के पीस में पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा, डेवलप कर देगा और वो उस पर जाकर चिपक जाएंगे। लेकिन मैंने फिर कहा है ये फोर्स कैसा है, टेम्परेरी। तो जैसे ही वो चार्ज दोबारा से इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होंगे उस कॉम के अंदर या उस स्केल के अंदर, तो दोबारा से वो पेपर के पीसेस नीचे आ जाएंगे। तो ये एक आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। और कैसे डेवलप हुआ ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। ऑल्दो पूरा डिटेल में तो ये आपके पास 5th चैप्टर में आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में, बट अभी के लिए देखो, अब हमें वंडरवॉल रेडियाई की बात करनी है। देखो ज़रा ध्यान दो, अब गैस के एटम्स के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया है। और सपोज करो, चलो इस तरीके से बहुत सारे एटम्स हैं, गैस के एटम बहुत सारे होंगे, कुछ नज़दीक होंगे कुछ पास भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब नज़दीक ही होंगे या सब दूर दूर होंगे, क्योंकि वो एक गैस है। एक बिल्कुल आप एग्जैक्ट तो हर एक के बीच में डिस्टेंस नहीं कर सकते, कुछ दूर जा रहे हैं कुछ नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल की एनर्जी भी सबकी एक जैसी नहीं होगी, टकराते रहते हैं आपस में, किसी की बढ़ेगी किसी की कम होगी। ठीक, अब कैसे निकालना है वंडरवॉल रेडियाई कि कोई भी दो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस सैंपल में कोई भी दो एटम जो आपको सबसे नज़दीक लग रहे हैं, जिनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, मीन्स ऐसे, जैसे मान लो मैं सपोज करता हूँ ये वाले, ये ए है और ये बी है, ये दोनों जो आप नेबरिंग दो सबसे आपस में नज़दीक में हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के ये आपका लाइन बनाओगे, इस लाइन का हाफ कर दोगे, इसे हम कहेंगे वंडरवॉल रेडियाई। ऑल्दो ज़रा ध्यान देना, अगर मैं बात करता इसी एटम की एटॉमिक रेडियाई की, तो वो क्या होता, सेंटर से लेकर के बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल तक, बट ये आउटर से भी इसने आगे थोड़ा सा डिस्टेंस को कवर किया है। मीन्स ऐसे दो एटम जो वंडरवॉल से जुड़े हुए हैं। अब देखो वंडरवॉल से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा उनमें स्पेस जरूर होगा, कोवलेंट में तो बिल्कुल वो क्या हो रहे थे, ओवरलैपिंग हो रही थी, बट यहाँ इनके बीच में एक स्पेस है। तो क्या किया, जो जैसे मान लो मैं यहाँ लेता हूँ एग्जांपल, दोबारा से इसको ले लेता हूँ, ये दो एटम हैं, ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं वंडरवॉल से, इनके न्यूक्लियस के सेंटर को आपस में जोड़ो और इसका हाफ कर लो, ये होगा आपका एटॉमिक रेडियाई। मीन्स व्हाट इज वंडरवॉल रेडियाई, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स विच आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए दो एटम हैं, उनके सेंटर के न्यूक्लियाई का हाफ डिस्टेंस, उसे कहते हैं हम वंडरवॉल रेडियाई। अब ज़रा ध्यान देना, वंडरवॉल रेडियाई की वैल्यू बाकी जितने भी एटॉमिक रेडियाई हैं उनसे ज़्यादा ही आएगी। उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है इसमें कि हम वंडरवॉल रेडियाई लेते किसका है, इनर्ट गैसेस का। और इनर्ट गैसेस कौन सी होंगी, जिनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो ज़रा ध्यान देना, जिन एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो वहाँ पर क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे मैक्सिमम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे क्या है, इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होने से पता ही है आपको साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट जोड़ देता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि जो आपके एटम का साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वो क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बट ज़रा ध्यान देना, जो सबसे लास्ट ग्रुप है, हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, जो सबसे लास्ट ग्रुप होता है इनर्ट गैसेस वाला, उसमें जाकर के एक स्लाइट इंक्रीज़ नोटिस होगा। और उस स्लाइट इंक्रीज़ के नोटिस होने का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन शेल पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन होगी, तो साइज स्लाइटली इंक्रीज होता है। तो पहला रीज़न वंडरवॉल रेडियाई का स्लाइटली हाई होने का कि वो एटम्स के बीच में क्या होगी, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और सेकंड बात,
क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, एटम्स के बीच में स्पेस है, तो एटम्स के बीच में गैप होने की वजह से भी वंडर वॉल रेडियाई की वैल्यू थोड़ी सी हाई चलती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक रेडियाई एवरी टाइप, कोवलेंट, आयोनिक, इवन नाउ वंडर वॉल, तो हमने हर टाइप के एटॉमिक रेडियाई को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद देखो, अब हम लगातार कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो अब वी नो कि थोड़ा सा स्टडी जो है ऑनलाइन आपकी एक चलने वाली है, तो अब 10-15 मिनट के वीडियो से आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, थोड़ा वीडियो की लेंथ को भी अब इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, लाइक ए लेक्चर टाइप में। ठीक है, तो आज एटॉमिक रेडियाई के बाद हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ऑल्दो पहले डिस्कस हो चुका है थोड़ा सा ब्रीफली कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि अब हम रिवीजन पर ही हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया था छोटा सा उसको अब डिटेल में करना है, और जितने भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं उनको भी डिस्कस करना है। अच्छा लगेगा टॉपिक आपको ये वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी आपके माइंड की एक्सरसाइज भी है। आप सोचोगे ये होने वाला है बट होगा कुछ और ही, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक, या फिर इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ मर्जी बोल दो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी हम डेफिनेशन कर चुके थे कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी। कम क्यों होगी कि न्यूक्लियस से, जैसे ये एक एटम है, स्मॉल एटम और बड़ा एटम हो गया, डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस दूर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो घटता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। और इसका अपोजिट, जब चलते हो आप अक्रॉस द पीरियड, साइज स्लाइटली कम होगा, ऑल्दो आप इसको साइज़ के बेसिस में मत बोलना कभी भी। हम इस प्रॉपर्टी को जब लेते हैं अक्रॉस द पीरियड तो कभी भी साइज़ की बात नहीं करते, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ लेफ़्ट से राइट चलते हुए साइज़ तो कम होगा बट मेन फैक्टर इज़ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, तो उससे एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। बट ये एक जर्नल सा ट्रेंड है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में केवल इसी बेसिस पर हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। देखो, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ एग्जांपल से उन सभी फैक्टर्स को, और एग्जांपल भी हैं और वो एक्सेप्शंस भी हैं। थ्योरी तो यही हो गई हमारी कि मेन थ्योरी ये हो गई कि डाउन द ग्रुप जाओगे साइज़ बढ़ेगा, एंथैल्पी घटेगी, अक्रॉस द पीरियड चलोगे चार्ज बढ़ेगा, एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। ठीक, डाउन द ग्रुप एंथैल्पी घट रही है और यहाँ जाते बढ़ रही है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। बट जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके सिंपल बोर्ड में आए या स्कूल में आए या फिर कंपटीशन में आए, वो जो मैं करवाने वाला हूँ एक्सेप्शंस इन्हीं में से ही आएंगे, जनरली बहुत कम पूछते हैं। अब देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए टेबल का। अगर टेबल की जो एक अरेंजमेंट है वो आपको नहीं आती तो फिर ये क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता है, देखो आपको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, रेडियो एक्टिव नहीं लेंगे हम। इधर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, इतना पता है। अब देखो, वी नो, इसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट 1 to 10 मैं लूँगा नहीं, मीन्स यू कैन से 3 to 12, तो 10 एलिमेंट्स हो गए डी वाले, उनको हमें डिस्कस नहीं करना है इसमें। अब देखो, उसके बाद यहाँ स्टार्ट क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें भी मेनली आपका बस यही तक बात चलेगी, इसको यहाँ तो लाएगी नहीं लाइन, ये 2 होंगे, इन्हीं में ही जा कर के आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये वाला पीरियड पूरा आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेप्शंस या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी में से ही आ जाते हैं। जैसे ये लिथियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऑल्दो आपने 10th क्लास तक
20 एलिमेंट्स किए हैं तो नीचे वाले एलिमेंट भी आने चाहिए। देखो ये कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ हो गए, 11 12 ये हो गया, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ तक आपको वैसे आने चाहिए। थोड़ा सा इससे आपको और भी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है वो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इतनी टेबल आपको अगर आती है तो आपके 80% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। नाउ सी, अब मैं आता हूँ, देखो भाई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही। लिथियम से जाओगे टूवर्ड्स द बेरिलियम तो एंथैल्पी बढ़ेगी, सही बात है, वो बढ़नी ही है क्योंकि चार्ज भी बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिर बेरिलियम से जाते हुए बोरोन की तरफ भी तो एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब इसकी एंथैल्पी कम है और इसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। वो क्यों ना हो? अब ज़रा एक रूल आप ध्यान रखो, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन करनी हो आप सबसे पहले उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। देखो मैंने आपको बताया था पहले ही, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो नहीं आती तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो ये बेरिलियम और ये बोरॉन, अब बनाओ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो बेरिलियम का नंबर कितना है 4, 1s2 2s2, नंबर ऑफ बोरॉन इज 5, 1s2 2s2 2p1। नाउ सी, देखो दोनों में शेल 2 ही हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, तो वो कोई मेजर फैक्टर नहीं हुआ कि वो एनर्जी शेल बढ़ गया। एनर्जी शेल सेम ही हैं, बट ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है और यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में है p में। s के आगे देखो, पता है हमें s के पीछे मतलब जो है ना बात करें तो s के बाद में आता है p, तो p जो है वो दूर होगा किससे, न्यूक्लियस से। वी नो s p d f सब शेल हुए तो s नज़दीक हुआ न्यूक्लियस के, p उसके पीछे, d उसके पीछे और f उसके भी पीछे होता है। तो शेल तो 2 ही हैं, बट उस शेल में भी ये इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो p एक तो न्यूक्लियस से दूर हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बोरॉन के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से दूर है। इस डिस्टेंस की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इसकी एंथैल्पी कम हुई। ये पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो आपने किया था, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था सेकंड चैप्टर का, स्टेबिलिटी जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। या तो आपका शेल कंप्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। अब ज़रा ध्यान दो, बेरिलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं s में, ये कंप्लीटली फील्ड है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीटली फील्ड है। और p में कितने होते हैं 6, ना तो ये 3 है ना 6 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। कितना है 1, मीन्स इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी भी कम है एज कंपेयर टू दिस। तो बेरिलियम की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोरॉन से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन s सब शेल में प्रेजेंट हैं जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस से दूर है, निकालना आसान है। दूसरा, इसका s कंप्लीटली फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसका p कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा। तो 2 रीज़न की वजह से ये फ़र्क पड़ता है। और मैं यहाँ छोटा सा वर्ड ले लेता हूँ, आई थिंक पहले किया हुआ है हमने। जब इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट हो तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट हो s में, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको ये ऐसा आए, देखो मैं यहाँ चाहता नहीं इसके साथ में बहुत कॉम्प्लेक्स करना, बट पता होना चाहिए कि अगर इस इफेक्ट को बोलते क्या हैं, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s के अंदर तब उस इफेक्ट को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। इट मीन्स बेरिलियम इज शोइंग पेनिट्रेशन इफेक्ट। s में प्रेजेंट होने का मतलब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट शो कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ नियर टू द न्यूक्लियस। बात वही है, वो एक टेक्निकल वर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसीलिए उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा एक
छोटा सा एक्सेप्शन, बड़ा अच्छा रहा ये एक्सेप्शन। इसके बाद देखो सारे ऐसे ही आएंगे। अब एक्सेप्शन से पहले मैं थोड़ा सा और स्टडी करता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें, ताकि आने वाले जो एक्सेप्शन है उनको आप खुद भी सोच के कर सको। आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस ऑल्सो। जैसे ना एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के भी टाइप हैं। फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। वो क्या होता है देखो, जैसे मान लो आपके पास एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का नंबर क्या है 13, 2, 8 एंड 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 लूज कर सकता है, बट तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज नहीं होंगे, 1 बाय 1। पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अब देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एंथैल्पी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे कहेंगे फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सेकंड को रिमूव करने के लिए जिसकी जरूरत है वो होगी सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। थर्ड को रिमूव करने के लिए जितनी, मतलब तीनों को नहीं, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे कहेंगे थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और इन सब को कलेक्टिवली बोल देते हैं हम सक्सेसिव एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये जो जस्ट एक टर्म है, सक्सेसिव मीन्स वन आफ्टर अदर। अब थोड़ा सा मैं चलो इसको और, मतलब उस, ऑल्दो इसका कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं है इससे, बट फिर भी कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए समझ जाना कि लगातार एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता रहेगा। हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। वो क्यों? देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्यूमिनियम का ही, ठीक है। अब यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 8 हैं, तो यहाँ 3 हैं, 1, 2, 3। अब क्या हुआ, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो गया, देखो प्रोटॉन उतने के उतने ही रहे। कभी भी प्रोटॉन तो कम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ही कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो 2 रह गए आउटर मोस्ट में, और प्रोटॉन कितने हैं 13। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेम बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। तो उससे एंथैल्पी बढ़ेगी। और दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, अब लूज होने के बाद चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। अगर मान लो, अब ठीक बात अलग है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल की रिक्वायरमेंट थी तो सेकंड को निकालने के लिए 100 की जरूरत पड़ेगी। आपने सेकंड भी निकाल दिया, देखिए 100। थर्ड को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उसको मान लो 500 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए इससे ज़्यादा फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यही रीज़न है कि कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर सकता है। 4 पे पहुंचते ही क्या हो जाती है, शेयरिंग। ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी भी होगी, बट यहाँ और क्लियर हो गई कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक, तो ये तो था आपका एक कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, अभी करते हैं। अब देखो भाई, इसका यूज़ करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सोडियम और मैग्नीशियम के ऊपर। ठीक, सोडियम Na और ये मैग्नीशियम, नंबर इसका 11 है और मैग्नीशियम का नंबर 12। अब क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनना, फिर उसको ट्राई करना कि आपका आंसर कितना मैच करेगा जितना हम उसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम 2 एंथैल्पी लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें क्या कहेगा ये, सोडियम के लिए जो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, सोडियम के लिए जो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, इट इज़ लेस देन मैग्नीशियम फर्स्ट। ठीक है, तो सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना, फर्स्ट एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से आसान है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये सेकंड एंथैल्पी है सोडियम की, ये ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। वो क्यों? दोबारा सुन लो एक बार क्वेश्चन। अगर फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है तो मैग्नीशियम की हाई है, वो होनी भी चाहिए कि ठीक है यहाँ से यहाँ गए, बट सेकंड एंथैल्पी जो आयोनाइजेशन है वो सोडियम की हाई है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। वाई?
सो यू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस, ऑल्दो आंसर बहुत आसान है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द रीज़न व्हाई दिस change in value with the change in enthalpy of ionization. See here, sodium electronic configuration 281, magnesium electronic configuration 282, 11 12। अब देखो, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम से निकालना आसान है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ से यहाँ गए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। ठीक है, दूसरा रीज़न एक और भी है, वो रीज़न ये कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसके आउटर में कितने आ गए 8, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो एटम की टेंडेंसी भी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ताकि लूज होकर के वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो इसीलिए इसकी एंथैल्पी, फर्स्ट एंथैल्पी लो है। और इसमें देखो, इसमें एस कंप्लीटली भरा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ से यहाँ गए इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब चार्ज बढ़ा, तो इसकी एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल। क्या बन जाएगा 281, ये 281। अब जरा ध्यान दो, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा। इसमें देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन सोडियम में कहाँ से निकल रहा है, उस शेल में से जहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8। दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसको निकालना है कंप्लीटली फील्ड शेल में से, मीन्स उस शेल में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड वी नो कंप्लीटली फील्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होता है। तो यहाँ शेल कंप्लीटली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ बात करें अगर मैग्नीशियम की, यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, अगर इसको रिमूव कर दें तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन को निकालते ही बन गया स्टेबल। यानी कि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि खुद चाह रहा है ये कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाए स्टेबल। दूसरी बात, जो दूसरी मेन बात है, यहाँ पर सोडियम में जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं सेकंड शेल से, और मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ किसमें है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में। एंड वी नो सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। एक तो सोडियम का शेल कंप्लीट, ऊपर से शेल भी सेकंड नंबर, मैग्नीशियम में 3 शेल और वो इनकम्प्लीट, मतलब ओनली 1, और उसको लूज करके बन जाना क्या है स्टेबल। तो इसीलिए मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मैग्नीशियम में से आसान है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से आसान है। तो आई थिंक यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी कंसेप्ट को मैं अगर लगाऊं, अब आपको खुद सोल्व करना चाहिए ये सम। देखो, अगर बात करें हम बेरिलियम और बोरोन की दोबारा से, अब इसी कंसेप्ट को जोड़ें तो ये आपके पास बेरिलियम है और बोरोन है, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ गए तो ठीक है, एंथैल्पी क्या हुई, कम हुई। पता है हमें यहाँ प्रेजेंट किस में था, एस में, यहाँ था पी में। बट सेकंड जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, फर्स्ट तो ठीक है किसकी हाई है, इसकी, और इसकी कम है, वो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हम। अब सेकंड एंथैल्पी किसकी हाई होगी, बेरिलियम की या बोरोन की। थिंक अबाउट इट, फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट कि सेकंड एंथैल्पी किसकी हाई होनी चाहिए। आपको प्रीवियस जो एग्जांपल दिया है सेम उसी बेसिस पे होगा। तो देखो नंबर क्या है बेरिलियम का 4, 1s2 2s2। इसका नंबर क्या है बोरोन का 5, 1s2 2s2 2p1। अब देखो भाई, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ फर्स्ट निकल गया s1 रह गया, यहाँ p में से गया s2 रह गया। अब जरा ध्यान देना, देखो सेकंड जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है वो बोरोन की हाई होगी। उसका रीज़न क्या है, आप दोनों इलेक्ट्रॉन s में ही आ गए और बोरोन का s कंप्लीटली फील्ड है, बोरोन का s कंप्लीटली फील्ड है। अब ये नहीं कह सकते कि इसमें से इलेक्ट्रॉन s में से निकालना है, इसमें से p में से निकालना है, दोनों s में से निकालने हैं, और इसका s कंप्लीटली फील्ड है और जो सेम फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है यहाँ से जाते हुए। तो इसकी सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन नॉर्मल केस में वही रहेगी कि बोरोन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द बेरिलियम, ठीक। चलो इसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं एक और बड़ा अच्छा है। देखो
नाइट्रोजन से जाओगे टूवर्ड्स कार्बन से टूवर्ड्स नाइट्रोजन, तो क्या होगा, एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकल, ये तो जो हमने एक थ्योरी यूज़ की थी, रूल डिस्कस किया था, वही का वही है। तो फिर तो नाइट्रोजन से टूवर्ड्स द ऑक्सीजन भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कार्बन से तो हाई है ही है, बट ऑक्सीजन से भी हाई है। वाई? तो फिर वही जो मैंने कहा था, आपको हर चीज़ को डिस्कस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? नंबर 6 है 1s2 2s2 2p1। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, अरे यहाँ पे 2p2 था। और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ज़रा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ बड़े चार्ज बढ़ा, बट ध्यान दो नाइट्रोजन में क्या है, p सबशेल हाफ फील्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा माइंड में रहनी चाहिए आपके। p नाइट्रोजन के p में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 3। कुल कितने हो सकते हैं? 6 इज मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ p। कितने प्रेजेंट है? 3। हाफ फील्ड हो गया, एंड अभी डिस्कस किया था, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल। नाइट्रोजन हैज़ वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बहुत हाई होने वाली है। उसका रीज़न यही है कि नाइट्रोजन का आउटर के जो p है उसमें वो हाफ फील्ड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाकर के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। अब एक और क्वेश्चन, ऑल्दो ये जो हमने अब तक किया है उसके बेसिस पे ही आंसर आएगा, बट दिया हुआ एनसीईआरटी में तो कर लेते हैं एक और। अब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या रिलेशन है एंथैल्पी का? देखो, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम 282, और एल्यूमिनियम में क्या है 283। ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 13। अब देखो भाई, आपके पास अगर बात की जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, S में 2 और यहाँ P में 1, तो बताओ भाई किसकी एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी? ऑल्दो यहाँ से यहाँ गए चार्ज बढ़ा, बट फर्स्ट एंथैल्पी एल्यूमिनियम की ही कम है, इसीलिए एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है देन द मैग्नीशियम, बिकॉज यहाँ जो एल्यूमिनियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? P में। P दूर है S से, ऑल्दो यहाँ भी 3 शेल 1 2 3, एल्यूमिनियम में भी 3 शेल 1 2 3, शेल नंबर सेम है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन P में है। तो P वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि उसके पेनिट्रेशन इफेक्ट कमज़ोर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसीलिए मैग्नीशियम की एंथैल्पी फर्स्ट हाई है और इसकी फर्स्ट कम है। बट जैसे ही इसने अपने P में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? S2 में, यहाँ कहाँ है? S1 में। तो सेकंड जो है वो फिर एल्यूमिनियम की हाई हो जाएगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन S में ही आ चुका है और इसका S जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। तो इस तरीके से हमने आज रिगार्डिंग द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जितने भी पॉसिबल एक्सेप्शंस क्वेश्चन थ्योरी थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली है। तो हमारा ये अब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से कल हम 2 और टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक विद इन 2 और 3 लेक्चर्स, मैक्सिमम 2 और लास्ट लिमिट इज़ 3। इन थर्ड लेक्चर विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।